MCQ number one. Left his job as a machine operator to start his own manufacturing business. अपना बिजनेस खुद शुरू करा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये वो बनाएगा। फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस। क्या पता चलेगा, क्यों बनाएगा ये, क्या देखना चाहता है? मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट? नहीं, मार्केट वैल्यू तो एसेट की हमारे पास होती नहीं है, हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में हम एसेट किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है ना। टू चेक इफ ऑल ट्रांजैक्शंस हैड बीन रिकॉर्डेड, ये भी नहीं पता चलेगा। जो लिखा है वही दिखेगा इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में। कुछ मिस करा है उसका नहीं पता चलेगा। टू फाइंड आउट अबाउट जॉब सेटिस्फैक्शन? नहीं। टू सी इफ प्रॉफिट वाज ग्रेटर देन हिज प्रीवियस ईयर अर्निंग्स? ये समझ में आता कि अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। पहले मशीन ऑपरेटर के तौर पे जॉब करता था, तो पहले कितने कमाता था, अब प्रॉफिट हो रहा है तो कितने कमाएगा, क्या अब कमाई प्रॉफिट बिजनेस स्टार्ट करने से बढ़ गई है, कम हो गई है? तो इसलिए तो डी आंसर हो जाएगा सर। नंबर टू, हाउ इज ओनर्स इक्विटी कैलकुलेटेड? इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल। कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? कैपिटल का मतलब कैपिटल होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होता। कैपिटल एम्प्लॉयड अलग चीज है और कैपिटल अलग चीज है। ये कैपिटल कह रहा है। कैपिटल का मतलब ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। सारे एसेट्स माइनस सारी लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, ये आंसर हो जाएगा सर। हाँ, अगर वो कहता ऑल एसेट्स माइनस सिर्फ सिर्फ करंट लाइबिलिटी, सारी लाइबिलिटीज नहीं, सिर्फ करंट लाइबिलिटीज, तो फिर ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। सही है। खैर इसने ये पूछा नहीं, ये पूछा। तो ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज, ये आंसर होता है। नंबर थ्री पे आ जाए। फाइनेंशियल एंड्स ऑन 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो रहा है इसका। ठीक है। और देयर वॉज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 100 ऑन यास्मीन अकाउंट। ये कहना चाह रहा है जब यास्मीन का अकाउंट बनाया ना, तो ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे था 100 रुपए का। ठीक है, ये बैलेंस था 100 रुपए का क्रेडिट। ये बनाया किसने? जिसकी किताबें किसकी हैं? इसकी किताबें। ये अकाउंट्स बना रहा है और इसने यास्मीन का अकाउंट बनाया और ब्रॉड डाउन क्रेडिट। क्रेडिट ब्रॉड डाउन होने का मतलब ये क्या है? हमारी लाइबिलिटी है। बीडी क्रेडिट पे किसके आते हैं? लाइबिलिटी के आते हैं, तो ये लाइबिलिटी हो गया ना। अब ये पूछ रहे हैं इसका मतलब क्या है। शूला हैड पेड, पे किया होता तो यहाँ पे आता बैंक, ये होता पेमेंट। ये तो नहीं है। इसको बोलते हैं ना पेमेंट। पेमेंट टू सप्लायर। आप क्या करते हो? डेबिट साइड पे क्या लिखते हो? बैंक। वो पेमेंट होती है, पेमेंट तो नहीं है। ये तो ब्रॉड डाउन की बात कहीं होगा ऑप्शन। यास्मीन ने पैसे दिए, यास्मीन को पैसे देगी? यास्मीन तो खुद पेएबल है, लाइबिलिटी है। यास्मीन तो पैसे लेगी, तो यास्मीन नहीं, ये भी नहीं हो सकता। सारे ऑप्शंस लगा के देखने पड़ेंगे। इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, आपको एक एक ऑप्शन ला के देखना पड़ता है, फिर आप कहते हो हाँ ये सही है। शूला ओड 100 टू यास्मीन। हाँ, शूला के ऊपर उधार है, यास्मीन से उधार लिया वैसे। यास्मीन इज अ लाइबिलिटी, ब्रॉट डाउन क्रेडिट पे। यास्मीन ओड का मतलब शूला सप्लायर है, यास्मीन रिसीवेबल है। अगर ये रिसीवेबल होती तो इसका ब्रॉट डाउन कहाँ आता? डेबिट पे आता। सी आंसर होगा इस एमसीक्यू। सही है। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए। नंबर फोर, which document may be used by a business as a proof that an invoice के जो एज एन एविडेंस काम करता है? किस चीज का एविडेंस?
पेमेंट कर दिया, वो होता है रिसीट। जब आप पैसे देते हो तो रसीद मिलते हैं ना, आपको रिसीट मिलते हैं, हमें मिल जाती है। इंटरनेट। हाँ हाँ, हाँ, कहाँ हुआ? एक सेकंड, हॉटस्पॉट ही कनेक्ट कर लेता है। इंटरनेट के हालात खराब है। हम्म। एक सेकंड, वापस से कनेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, क्रेडिट नोट सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न के लिए यूज होता है, ठीक है। और पेइंग इन स्लिप, पेटी कैश वाउचर एक्सपेंसेस के लिए यूज होता है, सैलरी के लिए यूज होता है, और पैसे दे दिए हैं एक्नॉलेजमेंट के लिए रिसीट यूज होती है। नंबर 5 पे आ जाएं। रामेंद्र मेंटेन्स अ पेटी कैश बुक यूजिंग इम्प्रेस्ड सिस्टम। ये मैंने आपको समझाया था इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है। क्या होते हैं इम्प्रेस सिस्टम के, हम पेटी कैशर को एक सर्टेन अमाउंट देते हैं महीने के शुरू में, उसके पास वो पैसे महीने के स्टार्ट में होने चाहिए। कम होते हैं तो हम और डाल देते हैं, उतने होने चाहिए। और फिर हम बोलते हैं तुम खर्चा करते जाओ उसमें से। तो वो उन पैसों में से खर्चा करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। फिर आखिर में जो पैसे बच जाते हैं, हम पूछते हैं भाई कितने बचे? तो जितने खर्च हों, उतने उसके अंदर और डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं यार पेटी कैशियर के पास 1,000 रुपये होने चाहिए, तो 1,000 रुपये हमारा क्या है, इम्प्रेस सिस्टम अमाउंट है 1,000 रुपये। हमने बोला तुम खर्च करो। उसने महीने के आखिर में कहा सर 700 रुपये खर्च हो गए, 300 बचे। मैंने कहा ठीक है, कितने बचे? 300। होने कितने चाहिए? 1,000। खर्च कितने हो गए? 700। मैं उसको 700 रुपये और दे दूंगा, और वो कितने पे आ जाएगा? 1,000 रुपये हिसाब हो जाएगा। तो ये अमाउंट कितना है? 250। इसके 250 रुपये होने चाहिए हर वक्त, ठीक है। जनवरी में 105 रुपये उसने खर्च करे, 15 वापस आ गया। तो टेक्निकली खर्च कितने हो गए? 105, 15 लेके था। तो जितने खर्च होते हैं आप उतने ही पैसे वापस दे देते हो, उस सिस्टम बैलेंस हो जाता है, बराबर हो जाता है, उतने पे आ जाता है। तो आप यानी कि इसका मतलब ये है कि 105 रुपये खर्च करे, 15 वापस आ गए, तो नेट ऑफ 90 खर्च हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको 90 रुपीज दे देंगे, और उसका पेटी कैश इम्प्रेस सिस्टम अपनी जगह रिस्टोर हो जाए। ये पूछ रहे कि पैसे उसको देने पड़ेंगे रिस्टोर करने के लिए, जितने खर्च हुए हैं, कितने खर्च हुए हैं? 90, तो 90 देने पड़ेंगे। तो ए आंसर हो जाएगा इसका 90। जितने खर्च होंगे उतने पैसे आप डालोगे, वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा बैलेंस, ठीक है। इसमें कोई मसला है किसी को? नेक्स्ट पे चलें, एमसीक्यू पे। नंबर 6 पे आ जाए। विच स्टेटमेंट अबाउट कैश डिस्काउंट इज नॉट करेक्ट? गलत क्या है ये पूछ रहा है। कैश डिस्काउंट्स क्या होते हैं? एक होते हैं ट्रेड डिस्काउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट्स क्या होते हैं? बार्गेनिंग। ये रिकॉर्ड नहीं होता है, ये सेल्स और परचेजेस के वक्त आते हैं, और सेल रिटर्न पे भी आते हैं, परचेज रिटर्न पे भी आते हैं, ठीक है। कैश डिस्काउंट जो होते हैं, ये पैसे देने के वक्त, मिलने के बाद आते हैं बस। और ये अर्ली पेमेंट पे होता है, जल्दी पैसे देने हैं, जल्दी पैसे मिल रहे हैं, उसके ऊपर हमें देना पड़ता है कैश डिस्काउंट। ये सब ट्रैक्ट होता है।
सब्ट्रैक्ट ये भी होता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट होता है लिस्ट प्राइस से। कैश डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट होता है रिसीवेबल और पेएबल के बैलेंस से, जितना बचा है उससे। खैर क्या गलत है इसकी, इसलिए वो पढ़ना, इनमें से गलत क्या है ये पूछ रहे, गलत क्या है ना इनमें से, तो हमें ये बताना है गलत क्या। कैश डिस्काउंट्स आर गिवन इफ पेमेंट इज मेड विद इन टाइम लिमिट, ये बात ठीक है। कैश डिस्काउंट सिर्फ तब मिलता है जब आप टाइम फ्रेम जो दिया हुआ उसके अंदर अंदर पैसे दे दो, तो कैश डिस्काउंट मिलता है। ये बात तो सही है, लेकिन उसने क्या पूछा है, गलत क्या है वो बताओ, तो ये तो सही है। कैश डिस्काउंट्स आर शोन एज अ रिडक्शन फ्रॉम लिस्ट प्राइस, ये गलत है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया लिस्ट प्राइस के साथ जो डिस्काउंट होता है वो कौन सा होता है, वो कैश नहीं होता, वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। ये आंसर हो। तो लिस्ट प्राइस जो डिस्काउंट है लिस्ट प्राइस पे, वो ट्रेड डिस्काउंट होता है, वो कैश डिस्काउंट नहीं होता। ये बात गलत है, तो ये आंसर है। उसने पूछा था गलत क्या है, तो ये आंसर है। ठीक है, आगे ही पढ़ लेते हैं। कस्टमर विल शो कैश डिस्काउंट गिवन टू देम एज अदर इनकम। ठीक है, डिस्काउंट अगर मिला है तो वो अदर इनकम हो गई, कैश डिस्काउंट अदर इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड अदर इनकम। सप्लायर विल शो कैश डिस्काउंट एज एन एक्सपेंस, ये भी ठीक है। सप्लायर डिस्काउंट अलाउ करेगा तो उसके लिए डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। स्टेटमेंट गलत, वो बी है। वो क्या, वो लिस्ट पे डिस्काउंट जो लगता है वो कैश डिस्काउंट, हम कहते हैं नहीं, लिस्ट प्राइस पे जो लगता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। 7 सिनेंगी प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस टोटल ऑफ डेबिट, ट्रायल बैलेंस बनाया, डेबिट था 225750, क्रेडिट है 225250। हल्की साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड हल्की है, कितने से हल्की है, 500 से, तो ये क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। तो इसका मतलब जब आप सस्पेंस का टी अकाउंट बनाओगे तो ब्रॉड डाउन किधर आएगा, क्रेडिट पे 500। अब ये बोल रहा है विच कुड एक्सप्लेन द डिफरेंस, क्या गलती हुई होगी साइड, एक ही गलती हो सकती है क्या, कोई भी ऐसी गलती जिसमें क्रेडिट साइड हल्की हो गई है। सस्पेंस क्रेडिट पे आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड हल्की हो गया, मतलब यार आपने कुछ ऐसा किया है जिसमें क्रेडिट वाली जो साइड है ना वो हल्की हो गई, तभी सस्पेंस क्रेडिट पे आ रहा है 500 रुपए। तो वो एरर जिसमें क्रेडिट साइड हल्की हुई है वो इसका आंसर होगा। वो एरर जिसमें क्रेडिट साइड हल्की हुई है 500 से, वो आंसर होगा। तो देखें, नंबर 1, बैंक ओवरड्राफ्ट, 250 का बैंक ओवरड्राफ्ट, वो हमने डेबिट पे लिख दिया है। ये हो सकता है, कैसे सोचें। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, क्रेडिट लाइबिलिटी, ये क्रेडिट पे आना चाहिए था, क्रेडिट पे तो लिखा नहीं, क्रेडिट साइड 250 से हल्की हो गई, और उल्टा खामा खाई में डेबिट जाके 250 दोबारा लिख दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट जिसे क्रेडिट होना था उसे क्रेडिट नहीं लिखा, यानी साइड हल्की हुई भी है, और डेबिट जाके मैं और 250 लिख रहा हूँ, यानी कि डेबिट साइड और बढ़ा दी, यानी क्रेडिट साइड मजीद और कम हो गई। तो एक क्रेडिट पे 250 नहीं लिखा इसलिए क्रेडिट कम हुई है, और दूसरा डेबिट पे 250 ऐड कर दिया तो क्रेडिट और 250 से कम हो। तो ए आंसर होगा इसका। तो ए की वजह से, ए आंसर में आप ये देख सकते हो कि इस गलती की वजह से जो क्रेडिट साइड है वो 500 से कम हुई, 250 ना लिखने की वजह से कम हुई, और एक 250 डेबिट पे बिला वजह एडअप कर दिया तो डेबिट और बढ़ गई बिला वजह 250 से, तो 250 से डेबिट बढ़ गई, और क्रेडिट पे जो 250 था वो लिखा नहीं, तो कितना का आ गया, 500 का फर्क आ गया, क्रेडिट साइड 500 से हल्की हो गई। ये आंसर है इसका। ठीक है, नंबर 8 पे आ जाए। अब ये कह रहे हैं नंबर 8 में, पढ़े एमसीक्यू नंबर 8। माइकल ओपनड अ सस्पेंस अकाउंट व्हेन ही प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, he then discovered the purchases 68, परचेज अकाउंट में 86 कर दी,
क्या होता है, परचेज एक्सपेंस होता है, परचेज डेबिट होता है। कितना डेबिट होना चाहिए था, 68, नहीं किया डेबिट, उल्टा क्रेडिट कर दिया, लेकिन कितने से, 86 से, क्रेडिट 86 से कर दिया। अब कह रहे सही करने की क्या एंट्री बनेगी, सही करते हैं। परचेज लिखना था, नहीं लिखा, अब लिख देते हैं। कितना, 68 डेबिट, परचेज तो डेबिट होता है, एक्सपेंस है, डेबिट कर दिया 68। और जो खामा खाई में क्रेडिट किया था उसे भी ठीक करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कितने से, 86। तो डेबिट वाला डेबिट भी हो गया, और जो खामा खाई में क्रेडिट हुआ था उसे कैंसिल करके डेबिट कर दिया, वो कैंसिल भी हो गया, ये ठीक हो गया। और क्रेडिट क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा 154, ये एंट्री बनेगी। सी आंसर होगा। अरे सस्पेंस क्या होगा, सस्पेंस के बारे में पूछा, सिर्फ सस्पेंस अकाउंट क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट करेक्टिंग एंट्री में क्रेडिट होगा, कितने से, 154 से क्रेडिट होगा। नंबर 9, सही ना, समझ में आ गई। परचेज लिखी नहीं थी, हमने लिख दी, और एक परचेज जो खामा खाई में क्रेडिट भी लिखी हुई थी उसे भी ठीक करने के लिए डेबिट कर दिया। तो डेबिट करके क्रेडिट वाला अफेक्ट कैंसिल कर दिया, और जो डेबिट होनी थी उसे डेबिट भी कर दिया, और सस्पेंस क्रेडिट हो गया। नंबर 9 पे आधे 9 देखो। एमसीक्यू नंबर 9। समीर कैलकुलेटेड दैट हिज प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 6300, ये प्रॉफिट था। दो गलतियां पता चली इसको। नंबर 1, अ चेक फॉर 3250 रिसीव फ्रॉम कस्टमर, 3250 रुपये हमें मिले हैं रिसीवेबल से, सिर्फ कैश बुक में लिखा हमने, यानी कि हमने बैंक डेबिट कर दिया, पैसे आए बैंक डेबिट कर दिया, लेकिन रिसीवेबल क्रेडिट नहीं किया, एरर नंबर 1। तो इसको ठीक कर लेते हैं, रिसीवेबल क्रेडिट कर देते हैं, और सस्पेंस डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो 3000 नहीं, 3250 है, सॉरी। तो रिसीवेबल क्रेडिट, सस्पेंस डेबिट, 3250, 3250। अच्छा, रिसीवेबल इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता ना, बैलेंस शीट में आता है रिसीवेबल। रिसीवेबल का प्रॉफिट पे कोई ताल्लुक नहीं है, प्रॉफिट पे कोई अफेक्ट रिसीवेबल का नहीं है। आगे देखते हैं। द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड इन कैश बुक, 300 का था डिस्काउंट अलाउड, वो हमने डिस्काउंट रिसीव में क्रेडिट कर दिया। सिर्फ प्रॉफिट पूछ रहा है, सही करके बताओ। पहली वाली एंट्री का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रॉफिट के ऊपर, क्योंकि पहली एंट्री रिसीवेबल को ठीक करी है, रिसीवेबल बैलेंस शीट का आइटम है, प्रॉफिट को चेंज नहीं करेगा। दूसरी का फर्क पड़ेगा, ये डिस्काउंट है, क्या हुआ है, डिस्काउंट अलाउड 300 रुपये का था, लिख देते हैं, नहीं लिखा ना, अब लिखते हैं। डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे तो एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा 300 रुपये से, एक, प्रॉफिट 300 से कम होगा। तो 6300 है, 300 माइनस करेंगे, 6000 पे आ जाएगा। नंबर 2, डिस्काउंट रिसीव बिला वजह लिखा हुआ है, तो हम डिस्काउंट रिसीव को भी हटाएंगे। डिस्काउंट रिसीव तो था ही नहीं, क्यों लिखा हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हटाएंगे। डिस्काउंट रिसीव हटाएंगे तो क्या होगा, हमारी इनकम कम होगी, इनकम कम होगी, कमाई कम होगी, तो भी प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो याद आएगा 5700। करेक्टेड प्रॉफिट इज 5700, सी आंसर। सही है, पहली एंट्री का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, दूसरी एंट्री का इफेक्ट आएगा। पहला इफेक्ट क्या आएगा, दूसरी एंट्री का हम डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे, एक्सपेंस बढ़ाएंगे, प्रॉफिट गिराएंगे, फिर डिस्काउंट रिसीव्ड को हटाएंगे, इनकम हटेगी, फिर प्रॉफिट गिरेगा। नंबर 10, 20। तो कैश बुक जब बनाई तो बैंक का ब्रॉड डाउन क्या रहा है, डेबिट पे था, 4220। ये पता चला। नंबर 1, अ चेक फॉर 200 इशूड फॉर परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, नॉन करंट एसेट खरीदने के लिए पैसे दिए थे, वो हमने गलती से एक्सपेंस में डाल दिए। करा क्या था, हमने नॉन करंट एसेट खरीदा था, और नॉन करंट एसेट को हमने गलती से एक्सपेंस बना दिया है, यानी कि एक्सपेंस खामा खाई में बढ़ा दिया है और एनसीए कम कर दिया है।
तो पहली गलती से क्या हुआ है, एक्सपेंस बढ़ा हुआ है 200 रुपए से, और एनसीए कम हुआ है 200 रुपए से, ये हुआ है पहले एरर में। अच्छा, एरर के अंदर जब रिक्वायरमेंट आए ना, आप सारे एमसीक्यू के रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़िएगा। एमसीक्यू के अंदर कभी कभी वो बोलता है इस एरर को ठीक करके बताओ क्या होगा, कभी कभी वो ये बोलता है जो गलती हुई है उसको ठीक नहीं करो, गलती से क्या असर पड़ा है वो बता दो। तो कभी कभी वो एरर का इम्पैक्ट पूछता है, कभी कभी वो एरर को करेक्ट करके क्या होगा ये पूछता है। तो रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़िएगा। इस एमसीक्यू में क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दीज एरर्स। एरर ठीक करने की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है इस एरर के अफेक्ट क्या पड़ रहे हैं वो बता दो। एरर ठीक करने की बात नहीं कर रहा, एरर का अफेक्ट पूछ रहा है। तो नंबर वन, क्या हुआ भाई, एक्सपेंस ज्यादा हुआ है, नॉन करंट एसेट कम हुआ है, एक बात। दूसरे बात है, बैंक चार्जेस 30 का एक्सपेंस होता है, वो हमने 70 लिख दिया, तो यहाँ दोबारा हमने एक्सपेंस को ज्यादा किया हुआ है। कितने से 30 था, कितना किया हुआ है 70, 40। ठीक है, तो बैंक चार्जेस हमने ज्यादा किया हुआ है, एक्सपेंस ज्यादा हुआ है, और बैंक में से 40 कटने चाहिए थे, हमने 70 माइनस करे हैं। 30 कटने चाहिए थे, हमने 70 माइनस करे हैं, तो बैंक भी 40 से कम हुआ। इधर भी ऐसा ही। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है यार ये बताओ नॉन करंट एसेट पे और करंट एसेट पे क्या असर हुआ है इस गलती का। गलती ठीक करने का नहीं बोला, कह रहे इस गलती का क्या इफेक्ट आया ये बताओ। नंबर वन, ये तो हमने ऊपर बात करी है, नॉन करंट एसेट भाई क्या हुआ है, 200 रुपये कम हुआ है, और ये बैंक करंट एसेट क्या हुआ है, 40 रुपये से कम हुआ है। तो नॉन करंट एसेट इज अंडरस्टेटेड बाय 200, वेयर एज करंट एसेट बैंक इज अंडरस्टेटेड बाय 40। तो डी आंसर होगा। बैंक करंट एसेट है 40 से कम हुआ है, नॉन करंट एसेट 200 से कम हुआ है, बस ये पूछा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। A trader was reconciling his bank statement with कैश बुक। कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को रिकंसाइल कर रहा है, बैंक रिकंसिलिएशन कर रहा है। देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनक्लियर्ड चेक्स, बैंक स्टेटमेंट डिड नॉट कंटेन एनी एरर। बैंक स्टेटमेंट में गलती नहीं है, बैंक वालों की गलती नहीं है। ही स्टेटेड अनप्रेजेंटेड और अनक्लियर्ड चेक्स हैं। ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं ना, अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्लियर्ड चेक्स। यहाँ शुरू करते हैं हम एडजस्टेड बैंक अकाउंट, बैंक के सीडी से अनप्रेजेंट चेक्स ऐड करते हैं, और अनक्लियर चेक्स क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आ जाता है। तो ये कह रहे हैं रिकंसिलिएशन उसने बनाना शुरू करी। हाउ डिड ही अराइव एट अपडेटेड कैश बुक बैलेंस। ओहो, पूछ का ये पूछ रहा है, बैकवर्ड बना रहा है ये, बैकवर्ड। बैंक स्टेटमेंट से शुरू करेगा, इधर से स्टार्ट करेगा, जो मैं रेड कर रहा हूँ ना, रेड रेड, इधर से शुरू करेगा। अनक्लियर्ड आएगा, अनप्रेजेंटेड आएगा, और ये निकालना है इसको एडजस्टेड कैश बुक, ये कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन देखें क्या बनी, देखें मैं इक्वेशन बनाता हूँ आसान समझाने के लिए। एडजस्टेड बैंक अकाउंट से शुरू होता है नॉर्मली, अनप्रेजेंटेड ऐड होता है, अनक्लियर्ड माइनस होता है, और क्या आता है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आता है। राइट, ऐसे ही होता है। एडजस्टेड आता है, अनप्रेजेंटेड ऐड, अनक्लियर्ड माइनस, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आता है। अब ये कह रहे हैं बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, अनक्लियर्ड इधर माइनस हो रहा है, देखें अनक्लियर्ड यहाँ क्या हो रहा है, माइनस। उस तरफ जाके क्या होगा, अगर इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो अनक्लियर्ड प्लस होगा, अनप्रेजेंटेड इधर प्लस होता है, इधर आके क्या हो जाएगा, अनप्रेजेंटेड माइनस हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा एडजस्टेड बैंक अकाउंट बैलेंस। तो अनप्रेजेंटेड सब्ट्रैक्ट होंगे और अनक्लियर्ड क्या होंगे, ऐड होंगे बैंक स्टेटमेंट में, तो ये आ जाएगा। डी आंसर होगा, बाय सब्ट्रैक्टिंग अनप्रेजेंटेड, एडिंग अनक्लियर्ड। आप ये नहीं बोले ये उल्टा हो रहा है, अगर ये बैंक एडजस्टेड से शुरू करता तो अनप्रेजेंटेड ऐड, अनक्लियर्ड माइनस होता है। लेकिन इससे कहां से शुरू कर रहा है, बैंक स्टेटमेंट से शुरू कर रहा है, तो बैंक स्टेटमेंट से शुरू कर रहा है तो बैकवर्ड होगा। आप बैकवर्ड आओगे तो क्या करोगे, बैंक स्टेटमेंट से अनप्रेजेंटेड माइनस और अनक्लियर्ड ऐड। तो डी आंसर है। पढ़ लें इसको एक दफा, कोई मसला है पूछ लें मुझसे। किसी का कोई सवाल है।
सही है, समझ गए आप? बैंक स्टेटमेंट शुरू करोगे, अनक्लियर डेट, अनप्रेजेंटेड माइनस और एडजस्टेड वाले बैलेंस पा जाओ। नेक्स्ट पा जाओ 12th पे। Mary is a trader. She has a debit balance in bank account. बैंक अकाउंट का ब्रॉट डाउन डेबिट है। ठीक है, बैंक अकाउंट उसका बनाया है तो बैंक क्या है, उसके बैंक अकाउंट का बैलेंस डेबिट है, डेबिट पे आ रहा है। इसके बाद वो कह रहा है, मैरी हैज रिसीव्ड हर बैंक स्टेटमेंट, बैंक वालों ने भेज दी, अपडेट करनी है कैश बुक, ये आइटम रिकॉर्ड करना है। क्रेडिट ट्रांसफर, ये पैसे आए, रिसीट्स। एक कस्टमर ने हमारे अकाउंट में, वो मैंने एग्जांपल नहीं दिया था आपको, फीस हमारे अकाउंट में डायरेक्ट जमा हो गई है, हमें पता ही नहीं चला है, हमारे अकाउंट में फीस डायरेक्ट आ गई, पैसे डायरेक्ट आ गए हमारे अकाउंट के, रिसीट्स। और उसने, मैरी लेट्स पार्ट्स ऑफ हर प्रेमिसेस टू डेनिस, उधार पे मतलब किराए पे दिए, जगह किराया मिलेगा। उसने अपना रेंट पे कराए, उस बंदे ने पैसे। ठीक है, बैंक बैलेंस इज नॉट ओवरड्रॉन, बैंक नॉर्मल एसेट है, ठीक है, ओवरड्रॉन नहीं है। ठीक है, हाउ डज रिकॉर्डिंग दीज आइटम्स अफेक्ट बैंक बैलेंस? बैंक बैलेंस क्या होगा? पहली बात, ट्रांजैक्शन 1 की बात करें और 2 की बात करें, दोनों में पैसा आ रहा है या जा रहा है, पहले इसको सोचें। पहली वाली में क्रेडिट ट्रांसफर पैसा आ रहा है, दूसरी वाली में भी रेंट हमें मिल रहा है, तो ये भी रेंट हमारे पास आ रहा है, रेंट इनकम है हमारी, हमने किराए पे दी है जगह, किराए पे जगह दे रहे हैं तो किराया लेंगे, तो दोनों में पैसा आ रहा है। पैसा आएगा तो बैंक क्या होगा, बढ़ेगा, तो इसमें भी बढ़ेगा, इसमें भी बढ़ेगा। डी आंसर। तो 1 में भी पैसा आ रहा है, 2 में भी पैसा आ रहा है, दोनों से बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। सही है। 13 पे आ जाए आप। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर विच अकाउंट आइटम, कैश बुक से क्या मिलता है? डिस्काउंट अलाउड। तो कैश बुक में क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड मिलता है कैश बुक से। ठीक है, बैड डेट जनरल जर्नल से मिलता है। कौन सी बुक का प्राइम इंटरेम होता है, जनरल जर्नल। इंटरेस्ट चार्ज भी वही होता है। परचेज रिटर्न डे बुक में होता है। इधर से क्या मिलता है, डिस्काउंट अलाउड। कैश बुक में होता है ना, कैश बुक में डिस्काउंट डिस्काउंट। व्हेन मार्क स्टार्टेड अ कार रिपेयर बिजनेस, रिपेयर किया, तो प्रेमिसेस खरीदी, नॉन करंट एसेट और इक्विपमेंट खरीदा। ठीक है भाई, 2 साल हो गया। 5,000 बिल्डिंग एक्सटेंशन, एक्सटेंशन करना इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब नॉन करंट एसेट। तो इसने 5,000 की बिल्डिंग एक्सटेंशन करी, नॉन करंट एसेट हो गया ये। 600 रुपए का नया इक्विपमेंट और 750 की रीपेंटिंग करी है, रीपेंटिंग, री इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉर्मल एक्सपेंस, इनकम स्टेटमेंट। तो ये 750 तो नॉर्मल खर्चा है, ये खर्चे में जाएगा। बाकी ये जो 2 एक्सटेंशन हुई है ना, 5,000 की और 6,000 इक्विपमेंट की, ये नॉन करंट एसेट। तो ये पूछ रहा है नॉन करंट एसेट कितने से बढ़ेगा। तो 3 ट्रांजेक्शन दी हैं उसने, एक 5,000 की, एक 600 की और एक 750 की। 750 के साथ लिखा है रीपेंटिंग। पहली दफा पेंट करता ना, फर्स्ट टाइम पेंट करता, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ये रीपेंटिंग है, री का मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब खर्चा, ये एक्सपेंस है। तो एक 5,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक 600, तो 5,600 आपका आंसर है। तो 2 चीजें हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नॉन करंट एसेट को बढ़ाएंगी, 5,600 हो जाएगा। 15, ऑन 1 जनवरी इक्विपमेंट 50,000 का खरीदा, 1 जनवरी 2023 को, इस दिन खरीदा इक्विपमेंट, नया इक्विपमेंट है 50,000 का, जनवरी 2023 में। इक्विपमेंट की लाइफ है 5 साल, स्क्रैप वैल्यू है 10,000, है। तो कह रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2024 में कितना हो जाएगा, 24 के दिसंबर में। यानी कि आप देखो, जनवरी 23 से दिसंबर 23, 1 साल। फिर जनवरी 24 से दिसंबर 24, 2 साल। तो 2 साल की डेप्रिसिएशन पूछ रहा है, नेटबुक वैल्यू भी नहीं पूछ रहा,
डेप्रिसिएशन पूछ रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब कितनी डेप्रिसिएशन लग गई होगी इन 2 सालों में, ये पूछ रहा है। तो हम कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, 5 years लाइफ है, तो 50,000 माइनस 10,000, 40,000, 40,000 डिवाइड बाय 5 years, तो 8,000 आ गई डेप्रिसिएशन 1 साल की। स्ट्रेट लाइन है, दूसरे साल की भी क्या होगी, सेम। 2 सालों की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, 16,000। तो यही तो पूछ रहा है, 2 सालों में कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी, 16,000 आंसर हो जाएगा। 16 पे आ जाए। अंजुम रेंट्स पार्ट ऑफ हर प्रेमिसेस टू अजय फॉर 6,120 पर एनम। अंजुम ने जगह किराए पे दी है। अंजुम ने जगह किसको किराए पे दी है, अजय को दी है किराए पे जगह। तो अंजुम ओनर है जगह की, उसने किराए पे दी है अजय को 6,120 किराए पे। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अजय हैड पेड 2 months रेंट इन एडवांस। साल के शुरू में 2 महीने एडवांस में दे दिए उसने, और साल के आखिर में 3 महीने का एडवांस दिया हुआ था। कितना एडवांस था, 3 months का एडवांस था साल के आखिर में। यानी कि अगर साल खत्म होता है दिसंबर में, तो इसने जैन फेब मार्च 3 महीने का एडवांस दिया हुआ। हाउ मच रेंट वॉज रिसीव फ्रॉम अजय ड्यूरिंग द ईयर, कितने पैसे मिले, चलो अभी देखते हैं। 6,120 साल का है, डिवाइड बाय 12 कर दें, 1 महीने का आ जाएगा। करें इसको, 6,120 को डिवाइड बाय 12 जरा यार, 510। 3 महीने का साल के आखिर में एडवांस दिया हुआ है। ये एडवांस आ गया इसका, इस साल 3 महीने का एडवांस मिल गया। और पहले से कितना एडवांस दिया हुआ था इसने, 2 महीने का एडवांस पहले से दिया हुआ था। तो 510 1 महीने का है, 2 महीने का इसने पहले से दिया हुआ था, तो 1,020 इसने पहले से दिया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, हम एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाएंगे। ये क्या है, साल के शुरू का प्रीपेड, ये साल के आखिर का प्रीपेड, ये है आई एस जो साल का बनता है 6,120। आप बैंक निकालने अकाउंट बना के, मतलब अब एक्सपेंस का अकाउंट बनाओ, प्रीपेड एक्सपेंस का। अच्छा मैंने खैर छोड़े, बात बताओ। प्रीपेड ब्रॉड डाउन सीडी, एसेट है ना, ब्रॉड डाउन डेबिट सीडी क्रेडिट, बैंक यहीं आता है और आईएस यहाँ आता है। क्या क्या दिया हुआ है, शुरू में कितना एडवांस दिया हुआ है, 2 महीने का 510, 510, ये बना 2 महीने का 1,020, साल के आखिर में 3 महीने का 1,530। आई एस 6120, आई एस बैलेंस करके बैंक निकाल लो। करें सॉल्व। 6120 1530 -1020, 6630 आपका बैंक। ये पैसे मिले इस साल। आप अकाउंट बनाए बगैर भी वर्किंग कर सकते थे इसकी, अगर आप करना चाहें तो। उसमें इस तरह होगा कि 1,020 पहले से मिले हुए, 6,120 आपको मिलने थे साल के, और 1,530 एक्स्ट्रा मिल गए। तो ये माइनस प्लस प्लस करें तो भी यही आ जाएगा। अकाउंट बना लें तो ज्यादा बेहतर है। हम अकाउंट बना के आगे चलते हैं, यहाँ बना के बैंक निकालना था। आईएएस था, बीडीसीडी था, बैंक आगे। ठीक है, 6630। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आगे चलें। दे दूंगा, अभी तो नमाज में टाइम है। आप कर सकते हैं नमाज, अभी तो अदा हुई होंगी अभी। हम कर लेंगे 6 बजे तक खत्म इंशाल्लाह। नंबर 17 पे आ जाए यार, 17। Why does a trader write off money owed by customer as an irrecoverable debt? बैड डेट क्यों रिकॉर्ड करता है भाई, बैड डेट हो गया तो रिकॉर्ड करता है। बिकॉज द क्रेडिट कस्टमर इज नॉट एबल टू पे देयर अकाउंट, तो बहुत आसान सी बात है।
क्योंकि वो पैसे नहीं दे सकता ना, अपने नहीं पैसे दे सकता तो हम क्या करेंगे, उसको बैड डेट कर देंगे, इसलिए बैड डेट करते हैं, और क्या, सिंपल सी बात है। क्रेडिट कस्टमर ने अभी तक पैसे नहीं दिए तो भाई दे देगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें तो ये नहीं बोला कि वो देना ही नहीं चाह रहा, उसमें बोला अभी तक नहीं दिए, साल के आखिर तक, अगले साल दे देगा, तो थोड़ी बैड डेट करते हैं। ड्यू डेट पे नहीं दिए पैसे, लेट पैसे लगा दोगे, लेट चार्जेस लगा दोगे, तो ये थोड़ी बैड डेट हो गया, टाइम पे नहीं दे रहा पैसे तो। बिकॉज द क्रेडिट कस्टमर इज नो लॉन्गर बाइंग गुड्स, नहीं खरीदे हमसे, सप्लायर से खरीद ले, जो हमारे पैसे हैं वो तो देगा ना। तो डी आंसर इसका सर, क्योंकि उसने अब हमें पैसे देने से मना कर दिया। तभी बैड करते हैं ना, रिसीवेबल बैड करते ही कब, वो आप शक की बेसिस पे नहीं करते ना, आप शक पे तो आप पीबीटी बनाते हो। बैड डेट कब करते हो, जब आपका रिसीवेबल साफ साफ कह देता है मैं पैसे नहीं दूंगा, तो बैड डेट होता है। नेक्स्ट बात, फाइनेंशियल 30 अप्रैल को खत्म होता है, अप्रैल के बाद आता है, और मार्च में शुरू होता है। नहीं, ऐसे ही बता रहे हैं, मार्च से नहीं, मई से शुरू होगा ना, वैसे मार्च की कहानी बता रहे हैं। मार्च में बैड डेट किया है उसने, अभी बैड डेट की सिंपल ट्रांसफर, बैड डेट की डबल एंट्री पूछ रहा है यार वो। बैड डेट अगर हम कर रहे हैं उसको, तो बैड डेट की आप एंट्री बता दो, सिंपल बैड डेट की डबल एंट्री, इतना आसान है, बैड डेट की सिर्फ डबल एंट्री बता दो, बैड डेट डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट, सी आंसर होगा। ये एंट्री बनती ना बैड डेट की, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट होगा, और रिसीवेबल का नाम क्या है, ताहिर, क्रेडिट होगा। बैड डेट का मतलब इररिकवरेबल डेट। नंबर 19 पे आ जाए, ये आसान है, देखें, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का वो बनाया है, कॉस्ट एनआरवी जो छोटा है उस पर रिकॉर्ड करते हैं, ये इस पे होगा। 400 320 जो छोटा है 320, 900 1200 जो छोटा है 900, 300 240 240, इनसे वो ऐड कर दें, वो आंसर होगा। तो 600 पहला वाला है, दूसरे वाले में 320 है, तीसरे वाले में छोटी वैल्यू 900 है, चौथे वाले में छोटी वैल्यू 240 है, इनको प्लस कर लें सबको, 900 1800 2000 2060, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनकम स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एंड शोज अ ट्रेडर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बात बिल्कुल ठीक है। डबल एंट्री, टी अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट और लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन बता देता, ये आंसर होना चाहिए। आगे पढ़ लेता, इनकम स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ डबल एंट्री एंड शोज ट्रेडर फाइनेंशियल, नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन तो बैलेंस शीट बताती है, एसओएफपी है वो, इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहा है। फाइनेंशियल पोजीशन फिर बैलेंस शीट आ गई, इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहा है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज पार्ट ऑफ डबल, डबल एंट्री शो ओनर कैपिटल ओनली, नहीं, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट सिर्फ कैपिटल थोड़ी दिखाती है, बैलेंस शीट क्या बताती है, एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल, तीनों चीजें दिखाती है। तो ये तो ए आंसर हो जाएगा इस तरह से। 21 पे आ जाए, पहला साल है, पहला साल, पहले साल का मतलब कोई ओपनिंग नहीं होगा, कोई ब्रॉड डाउन नहीं होंगे, अगर हम टी अकाउंट बना रहे हैं, जैसे फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ है 24,000 का, और रिसीवेबल है 6,300 के, 200 बैड डेट करना है, इज टू बी रिटर्न ऑफ, बैड डेट करना है, तो 200 का बैड डेट एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा, और रिसीवेबल भी कम होगा भैया। 6,300 का रिसीवेबल है, 200 का बैड डेट हो गया, 6,100 का बचा। अब कह रहा है 1% लगाओ इस पे, लगा दो 1%, 61 का आ गया पीबीटी। पीबीटी को हम क्या करते हैं, पिछले साल से कंपेयर करते हैं, लास्ट ईयर के पीबीटी से कंपेयर करते हैं। लास्ट ईयर का पीबीटी है ही नहीं, क्योंकि इसने क्या बताया, इसका ये पहला साल है, पहला साल है ना, तो लास्ट ईयर का पीबीटी का जीरो नहीं है, तो हम बोलेंगे पिछले साल जीरो था, इस साल 61 हो गया है, पूरा इंक्रीज 61 एक्सपेंस। प्रॉफिट बता दो, प्रॉफिट कितना था, 24,000 था, पहले 200 का बैड डेट कटेगा, और फिर पीबीटी जो बढ़ रहा है ये एक्सपेंस 61 ये भी कटेगा, तो 24,000 माइनस 200 माइनस 61, आंसर क्या आएगा देखें। ये आ रहा है, बी आंसर है, 23,739, सही है, 22 है।
ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 इनके रेशो हैं। ए को 20,000 सैलरी मिलती है साल की, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं है, और प्रॉफिट है 75,000 का। और ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है बचा हुआ 24,000। कितनी सैलरी मिली होगी बी को? हम्म। चलें अप्रोप्रिएशन बनाते हैं, इसके लिए तो पूरा करना पड़ेगा सॉल्व। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है भाई। नेट प्रॉफिट 75,000 है पूरे साल का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, लेस एप्रोप्रिएशन पे आ जाए, ठीक है। एप्रोप्रिएशन में आके देखें भाई, सैलरी किसकी बताई है इसने? ए की बताई है 20,000। 20,000। ये कह रहा है यार सैलरी बी की भी है, पता नहीं कितनी है, ये नहीं पता। ये माइनस होगा तो आएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट ए का तो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 24,000 है। बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें नहीं पता। रेशो क्या है इनका? इनका रेशो है, ए और बी का रेशो अगर हम देखें तो 3:2 है। यानी कि ए को क्या मिला होगा? 3:2 मिलाए 5, 5 हिस्से होंगे, 3 और 2 मिलाए 5 हिस्से बन। एक का होगा 3/5, का क्या होगा 2/5। एक का 5 एक अमाउंट से अप्लाई हुआ होगा तो एक मिला है। तो वो एक्स क्या होगा? ऐसे ही है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसके 3 हिस्से निकाले तो एक हिस्सा बना 24। या इस तरह भी कर सकते हैं आप, इसके अलावा इस तरह कर लें चले। 3:2 के रेशो है, 3 हिस्से वाले का बन रहा है 24,000, 2 हिस्से वाले का कितना बनेगा? एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 16,000। तो इसका आ जाएगा 16,000। तो इसका 16, इसका 24 मिला लें, कितना हो गया? 40। तो उस 75,000 में से एक 20,000 कट रहा है, और ऐसा ऐसा एक और क्या कट रहा है कि 40 बच रहा है। तो 75 में से टोटल क्या कटेगा कि 40 आएगा? 75,000 में से क्या अमाउंट माइनस होगी कि 40,000 बचेगा? तो 35,000 माइनस होगी। यानी कि अप्रोप्रिएशन कितने की है? 35,000 की है, जिसमें से एक बंदे की सैलरी बताई भी 20,000, तो दूसरे की सैलरी क्या होगी वो पूछ रहा है? 15,000 होगी भाई। तो इसकी सैलरी आ जाएगी 15,000। बी आंसर होगा। सही है। 24,000 उसका प्रॉफिट आया है 3 हिस्से वाले का, तो 2 हिस्से वाले का कितना हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई किया 16,000। तो उसका 24 उसका 16 मिला दिया तो टोटल कितना हुआ? 40,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट हुआ। तो 75,000 के नेट प्रॉफिट से 40,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट बच रहा है, तो 35,000 कट रहा है। इसका मतलब है 35,000 में 20,000 एक की तनख्वाह है, तो बाकी दूसरे की कितनी हुई? 15,000। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? कोई इशू? बस यार 10 मिनट और फिर खत्म करते हैं इसकी क्लास, जल्दी हो जाएगा। या 15,000 इस तरह से आएगा ना? उसने क्या बोला? उसने ये कहा कि नेट प्रॉफिट 75,000 है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, एप्रोप्रिएशन में सिर्फ सैलरी है। इन सैलरी दोनों की है, एक ही सैलरी वो बता रहा है, बी की सैलरी नहीं बता रहा। पता नहीं। ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट टोटल नहीं बताया उसने ए और बी का, उसने बताया ए को मिला है 24,000 का प्रॉफिट, तो बी को कितना मिला है पता नहीं। रेशो हमें पता है 3:2 इनके रेशो है। इसका मतलब ए का 3 हिस्से है ना, तो 3 हिस्से कितने बने? 24,000। बी के कितने? 2 हिस्से, वो कितने बनेंगे? एक्स निकाल लेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 16,000। उसको 24 मिला है तो इसको 16 मिला होगा रेशो के हिसाब से। 24 और 16 को मिलाएं तो कितना हो गया? 40,000 बचा होगा प्रॉफिट जो बटा इनमें।
तो 75,000 और 40,000, 75,000 का प्रॉफिट कितने पे रह गया? 40। तो क्या कितना माइनस हुआ इसमें से? 35,000। 35,000 में से 20,000 एक की तनख्वाह है, तो बाकी दूसरे की कितनी हुई? 15,000। तो 15,000 इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 23, एमसीक्यू नंबर 23 पे। जल्दी जल्दी खत्म करने हैं, स्पीड में तेज करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस टू शेयर होल्डर्स? कंपनी के एडवांटेजेस बताना, सिंपल। सही है, कंपनी के एडवांटेजेस। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, ठीक है। इट मेक्स इजियर टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं, कंपनी में तो और ज्यादा वर्किंग होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत मुश्किल से बनती है, लंबी होती है, एसओसी भी आ जाती है। इट मेक्स क्विकर टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नहीं, टाइम लगता है। इट प्रोटेक्ट्स पर्सनल एसेट्स। बिल्कुल, लिमिटेड लाइबिलिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी। पर्सनल एसेट्स का मतलब क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी। कि भाई अपने पर्सनल एसेट्स नहीं डूबेंगे, कंपनी में कोई मसला आया, लाइबिलिटी आई, तो कंपनी बिक जाएगी। कंपनी बिक कर जो उधार उतर सकता है वो उतरेगा, पर्सनल के एसेट्स पे अटैक नहीं होगा, वो नहीं ले सकते, पर्सनल एसेट्स पे नहीं जा सकते, इसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। तो दो एडवांटेजेस हो गया, 1 और 4, तो सी आंसर होगा। 24 पे आ जाए आप। देखें 24। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2500। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट का हो गया, बैंक, ये पैसे मिले सब्सक्रिप्शन के, सब्सक्रिप्शन रिसीव बैंक हो गया। 120 अगले साल की है, यानी कि एडवांस है। ऑन 31 मार्च सब्सक्रिप्शन एरियर्स, एरियर्स भी हैं 280। कह रहा है व्हाट एंट्रीज वुड बी मेड इन बैलेंस शीट, पूछ रहा है बैलेंस शीट में क्या आएगा? एसेट और लाइबिलिटीज। जो 120 अगले साल के अभी से मिल गए हैं, तो ये हमारी लाइबिलिटी है, ये सब्सक्रिप्शन एडवांस, ये लाइबिलिटी होता है, एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है। और जो अभी तक नहीं मिले 280, ये एरियर्स हैं। एरियर्स क्या होते हैं? रिसीवेबल एसेट, ये करंट एसेट होते हैं, ये लाइबिलिटी। तो करंट एसेट और लाइबिलिटी पूछ रहे हैं। 280 करंट एसेट होगा और 120 एडवांस लाइबिलिटी होगा। 280 जो एरियर्स हैं, जो अभी तक नहीं मिले, रिसीवेबल्स, वो करंट एसेट में आएंगे। और 120 जो एडवांस में मिल गया, सब्सक्रिप्शन एंड एडवांस, वो क्या होता है? लाइबिलिटी में आएगा। बी आंसर। 25, द बैंक अकाउंट कैप्ट बाय स्पोर्ट्स क्लब। The bank account capped by a sports club shows that subscription totaling 2695 were received. ये बैंक है, ये पैसे आए सब्सक्रिप्शन के। सब्सक्रिप्शन एरियर्स हैं ब्रॉड डाउन, पिछले साल से आएंगे ना, यानी कि ब्रॉड डाउन, पिछले साल का सीडी इस साल का क्या बना? ब्रॉड डाउन एरियर्स 145। और आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन भी हैं 195 की। तो आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स भी हैं 195 की। अब ये कह रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज इंक्लूडेड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सिंपल यार, बैंक अकाउंट का पूछ रहा है, और बैंक अकाउंट में क्या आएगा? बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी बनाया हुआ है इसने, सही है ना? बैंक अकाउंट तो इसने बनाया हुआ है ना, बैंक अकाउंट बनाया हुआ है, तो अब बता भी रहा है बैंक में कितने आएंगे। 2695 आए हैं बैंक में, यही होंगे बैंक में, और क्या होगा? तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। पिछले साल के एरियर्स हैं, होंगे, पैसे तो दे दिए ना इस साल, या नहीं दिए, जो भी दिए वो बैंक के अंदर शामिल है। तो टोटल पैसे जो हमें मिले हैं, जो बैंक में इंक्लूडेड है, वो बैंक में कितने पैसे इंक्लूडेड है? बैंक के अंदर 2695 लिखा हुआ है, यही आएगा ना बैंक में, 2695। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट से मतलब ये अभी तक आई नहीं है, हमें मिली नहीं है अभी तक। तो जो पैसे मिल गए वो बैंक में हैं, वही आएंगे बैंक के अंदर। रिसीडेंट पेमेंट का मतलब क्या है? बैंक अकाउंट। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। तो बैंक अकाउंट सेम अमाउंट, 2695, 2695। डी आंसर होगा। नंबर 26 पे क्या रहा? और टेनिस क्लब सेल्स रिफ्रेशमेंट्स ऑन मैच डेज। रिफ्रेशमेंट सेल करते हैं, जिस दिन मैच होता है उस दिन रिफ्रेशमेंट सेल करते हैं। पहला साल है, पहला साल है, पहला साल। पहले साल का मतलब ब्रॉड डाउन नहीं होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री वगैरह नहीं होगी, पहला साल है, ओपनिंग कुछ भी नहीं होगा, सही।
ये चीजें हैं। रिसीट ये सेल्स हो जाएंगी, पेमेंट ये परचेजेस हो जाएंगे। पेमेंट है बेसिकली, वेजेस पेड ये एक्सपेंस है। रिफ्रेशमेंट का क्लोजिंग इन्वेंट्री, रिफ्रेशमेंट क्लोजिंग है, 200 ओपनिंग होगी नहीं, पहला साल है। और रिफ्रेशमेंट के सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स पीएलसी है, सीडी 75 है। ब्रॉड डाउन नहीं होगा, पहला साल है। अब सॉल्व करते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट निकालना है, तो हम इसमें रिफ्रेशमेंट अकाउंट बनाते हैं। हम पहले लिखते हैं सेल्स। सेल्स हुई दी में डायरेक्ट आपको रिफ्रेशमेंट की, कितनी है, 2300 रुपए की रिसीट्स सेल्स हो, 23। कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग आएगा नहीं क्योंकि पहला साल है। परचेजेस, इसके लिए हमें पीएलसी बनाना पड़ेगा, पीएलसी बनाते हैं। पीएलसी क्या होता है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में ब्रॉड डाउन कहाँ आता है, क्रेडिट। सीडी कहाँ आता है, डेबिट। और पेमेंट कहाँ आती है, डेबिट। पहला साल है, ब्रॉड डाउन होगा नहीं। और क्या क्या होगा, सीडी है 75 और पेमेंट है 1400। सीडी है 75 और पेमेंट है 1400। ब्रॉड डाउन होगा नहीं, परचेज निकालना है। तो ये आएगा परचेजेस 1475 की परचेज आ रही है। फिर आ जाए क्लोजिंग। क्लोजिंग इसने बताया भाई कितनी है क्लोजिंग भाई, इन्वेंट्री 200 रुपए की। 200 सॉल्व कर लें, 1475 1275 माइनस कर दें ऊपर से, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। 2300 माइनस 1275 करें, 1025 आ जाएगा। और फिर ये बोल रहा है खर्चा भी है 300 रुपए का, इससे रिलेटेड है ना। 25 आपका आंसर आ जाएगा, प्रॉफिट फ्रॉम बार रिफ्रेशमेंट। 7 आंसर। सही। नहीं नहीं, बी आंसर है भाई, बी। अच्छा वो तुम उसका सी बोल देते, उसका सही है। इसका बी आंसर है, प्रॉफिट फ्रॉम बार का। इसके नेक्स्ट पे आते हैं, 27 पे आ जाए। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्राइम कॉस्ट दी हुई है, ओवरहेड्स दिए हुए हैं, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग दिया हुआ है। फिनिश गुड्स खरीदे हैं 1100 रुपए के। फिनिश गुड्स कहाँ आते हैं, इनकम स्टेटमेंट में आते हैं। WIP 2024 ओपनिंग दे रहा है 8990। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालना है यार, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड करें सॉल्व इसको। बनाए, प्राइम कॉस्ट आ गई है। इसमें आएंगे ओवरहेड्स, कितने ओवरहेड्स हैं, 114850। फिर आएगा ओपनिंग WIP कितनी है, 8990। फिर आएगा क्लोजिंग WIP कितना दिया हुआ है, 7940। ओपनिंग ऐड क्लोजिंग माइनस, सॉल्व कर लें, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने प्राइम कॉस्ट के आगे से। तो 360 प्लस 114850 प्लस 8990 माइनस 7940, 475,900। सी आंसर है। फिनिश गुड्स नहीं आता ना, ये तो इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं ना, हमें तो सिर्फ वो मैन्युफैक्चरिंग का टोटल पूछ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का आखिरी आंसर पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बताओ कितनी आएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड क्या आएगी, 475,900। नेक्स्ट पे आ जाए 28 पे। विच आइटम्स आर इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का पूछ रहा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है ये पूछ रहा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं आता भाई, इनडायरेक्ट नहीं आता प्राइम कॉस्ट में, सिर्फ डायरेक्ट आता है। डायरेक्ट मटेरियल ठीक है, डायरेक्ट लेबर नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस भी तो आता है, वो तो नहीं, ये भी नहीं होगा। डायरेक्ट मटेरियल ओनली नहीं, डायरेक्ट लेबर भी तो आता है भाई, डायरेक्ट एक्सपेंस भी तो आता है, सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल क्यों। ये आंसर होगा डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या हो गया, डायरेक्ट जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है, वो डायरेक्ट मटेरियल भी हो गया, डायरेक्ट लेबर भी आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंस भी आ गया इसके अंदर। तो डी आंसर है इसका, डायरेक्ट खर्चे। अब मैन्युफैक्चरिंग WIP साल के शुरू में 850 था WIP ओपनिंग, और WIP क्लोजिंग कितना है, 10,200 है।
व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस इंक्रीज ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सेल? इन शॉर्ट ये देखें, WIP ओपनिंग 850 है, WIP क्लोजिंग 10,200 है। क्योंकि क्लोजिंग ज्यादा है, आंसर माइनस में आएगा। तो आंसर जब माइनस में आएगा तो ऊपर कॉस्ट, खर्चे में से क्या होगा? माइनस। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेगेटिव आएगा ना, में से माइनस होगा तो क्या होगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगी, खर्चा कम होगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल भी डिक्रीज होगी। दोनों कॉस्ट है ना, दोनों ही खर्चे हैं। तो जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी उतनी आगे कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी। तो आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम आगे। 29 के बाद 30th पे आ जाए। बस ये जल्दी जल्दी 5 रह गए, इसको फिनिश कर दो। बिगेन बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2023। 2023 में इसने बिजनेस शुरू करा। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। 2023 में इसने बिजनेस शुरू किया है। 50,000 का कैपिटल डाला है इसने। ठीक है, 50,000 से इसने बिजनेस शुरू करा। अब ये बोला है 2024 भी खत्म होने के बाद बता। 24 में क्या हुआ? 58 हो गया ये। यानी कि 50 से शुरू हुआ था पिछले साल 2023 में, 50 से होके वो 58 पे आया है। और फिर पहुंचा 2024। हमें 2024 का डेटा दे रहा है। 58 था शुरू में, एडिशनल कैपिटल आया 2060 हो गया। ये ड्राइंग्स है माइनस, और क्लोजिंग कैपिटल दे रहा है। कह रहा है प्रॉफिट कितना हुआ है? सॉल्व कर लें, इक्वेशन बना लें, सॉल्व कर लें। बैलेंस शीट बनाते हैं ना हम, इक्वेशन क्या है? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, राइट? ओपनिंग कैपिटल कितना है? 58। एडिशनल कैपिटल कितना है? 2000। नेट प्रॉफिट पता नहीं है, एक्स रख लें। ड्राइंग्स पता है 9880 इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, वो दिया हुआ है 60,156। सॉल्व कर लें इसको। तो ये जो आप एक्स निकालेंगे, कैपिटल है, नेट प्रॉफिट को एक्स रखे निकाल लें। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर सी आएगा। ठीक है, एक्स निकाल लें, नेट प्रॉफिट। ये ड्राइंग उधर जाके हो जाएगी, एडिशन कैपिटल अपनी कैपिटल हो जाएगा, आ जाएगा प्रॉफिट 10,000 पॉजिटिव 10,036। 31 पे आ जाए। अमाउंट ओड बाय कस्टमर्स, रिसीवेबल्स। कस्टमर से पैसे लेने हैं, ब्रॉट डाउन डेबिट। अमाउंट ओड टू सप्लायर, पे। पैसे देने हैं इनको, लाइबिलिटी। ये करंट एसेट है, ये लाइबिलिटी है। सेल्स इस साल की कितनी है? 220। एलसी होता है, और कस्टमर SLC रिसीवेबल। पूरी सेल हुई, क्या? रिसीवेबल टर्नओवर बताओ, टर्नओवर का फॉर्मूला लगाओ। रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल 65। आप सॉल्व। रिसीव दिए हुए 9,000, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल के लिए बोल रहे हैं 2,20,000 रुपए की सेल है, जिसमें 24,000 कैश सेल हटा दो, 220 में से क्या बचेगी? क्रेडिट सेल बच जाएगी। तो 2,20,000 की सेल में ये क्या बचेगा? 196,000 क्रेडिट सेल आ जाएगी। तो 196,000 क्रेडिट सेल है इंटू 365। तो ये आ जाएगा 9,600 डिवाइड बाय 196 इंटू 365। तो 17.87 आ रहा है, जिसको आप राउंड ऑफ करो तो 18 डेज आ रहा है। तो 18 डेज हो जाएगा, ये 18 डेज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा? रिसीवेबल दिया हुआ था, हमें टोटल सेल्स थी, टोटल सेल में कैश सेल हटा दी, बाकी जो बची वो क्रेडिट क्रेडिट सेल डाली फॉर्मूले में, क्योंकि फॉर्मूले में क्रेडिट डाला। 32 पे आ जाए। विच स्टेटमेंट इज अ लिमिटेशन ऑफ कंपैरिजन ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस? जो बिजनेसेस के हम कंपैरिजन करते हैं रेशियोज के थ्रू, तो क्या चीज है जो रेशियो को अफेक्टिव नहीं बनाएगी? ये लिमिटेशन बन जाएगी, ये रेशियो को
खराब करेगी, मतलब रेशियो फिर फायदेमंद नहीं होगा, कंपैरिजन नहीं हो सकेगा उससे। क्या चीज है? देन अवेलेबल इंफॉर्मेशन, नंबर वन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इंक्लूड अ वैल्यू फॉर स्किल। नहीं भाई, स्किल होती नहीं है, स्किल की बात ही नहीं होती, फिगर्स की बात होती है। स्किल एक हुनर है, हुनर पैसों में मेजर नहीं होता, वो अकाउंट्स का रिकॉर्ड नहीं होता, ये तो होता ही नहीं। बिजनेस में है द सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज। भाई सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज अगर होंगी ना, बहुत आसान, सेम तो रेशियो अपना आसान है। वो जो यूज कर, कोई पॉलिसी भी यूज कर रहा हूँ, दोनों की पॉलिसी है तो हर चीज सेम है। अब तो कंपैरिजन लाइक वाइज हो गया ना, तो ये भी नहीं है। उसने पूछे लिमिटेशन बताओ, ये तो उसका पॉलिसी सेम होगी, ये तो रेशो को अफेक्टिव बना देगा। लिमिटेशन पूछ, बिजनेस में हैव डिफरेंट सेल्स प्राइसेस, वो तो होती हैं, इसमें क्या है, वो तो हर बिजनेस अलग अलग प्राइस से बेचता है। द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन में नॉट रिलेट टू अ टिपिकल ईयर, ये फिर रेशो की लिमिटेशन बन जाएगी कि अगर एक ही साल की इंफॉर्मेशन नहीं है, वो 2025 का डेटा है, मैं 2026 को 2025 से कंपेयर कर रहा हूँ, भाई prices अलग होंगी, महंगाई महंगी पड़ी है, कम मुनाफा का नहीं होगा, ये लिमिटेशन बन जाएगी। और डी आंसर होगा। 33 पे आ जाए। हैज अ ट्रेडिंग बिजनेस दैट हैज अ बैंक ओवरड्राफ्ट मेक्स प्रॉफिट। बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा है और प्रॉफिट भी हो रहा है, बिल्कुल दो अलग अलग बातें। प्रॉफिट होना और बैंक ओवरड्राफ्ट होना दो अलग बातें। Why would the government be most interested in financial statements? भाई गवर्नमेंट क्यों देखेगी? डेटा कंपाइल करने के लिए, टैक्स लगाने के लिए। टू कंपाइल बिजनेस स्टैट्स, ये समझ में आता है, आगे भी पढ़ लेता हूँ। टू एस्टिमेट पेबल, पेबल का क्या करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट पेबल नहीं देखती, गवर्नमेंट प्रॉफिट देखेगी, करंट एसेट्स देखेगी, ये सारी चीजें देखेगी टैक्स लगाने के लिए, तो गवर्नमेंट पेबल नहीं देखेगी। टू प्लान रेमेडियल एक्शन, गवर्नमेंट रेमेडियल एक्शन क्यों देगी भाई? गवर्नमेंट थोड़ी देगी रेमेडियल एक्शन, गवर्नमेंट तो बोलेगी टैक्स दो, सिर्फ गवर्नमेंट का कंसर्न टैक्स है ना यार। टू सी वेदर कैन रीपे हिज डेट्स व्हेन ड्यू, ये भी गवर्नमेंट का काम नहीं है। ये जो लोग इसमें पैसे लगाएंगे ना, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर देखना चाहेगा भाई अपने उधार उतार सकते हैं नहीं उतार सकते, करंट रेशियो क्या है, एसेट रेशियो क्या है, वो इन्वेस्टर्स देखेंगे। गवर्नमेंट क्या देखेगी? गवर्नमेंट बोलेगी टैक्स लगाना, भाई इनके स्टैट्स कंपाइल करो। ये थोड़ा अपना बस जनरल अंडरस्टैंडिंग से आपको ये वाला एमसीक्यू करना है। नेक्स्ट आ जाए 34। विक्रम वांटेड टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट की बात है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अगर आपने कोई मेथड, कोई पॉलिसी अडेप्ट कर ली है तो आप उससे कंसिस्टेंट रहो, उसको चेंज नहीं करो बार बार। तो मेथड और पॉलिसी हमें क्या रखनी, वो सेम रखनी है, और वही मेथड और पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहिए, मेथड और पॉलिसी हमें चलानी चाहिए। डिलीवरी वैन, नॉन करंट एसेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। व्हाट डिड दिस रिक्वायर? मेकिंग द सेम नंबर ऑफ डिलीवरीज, नहीं, ज्यादा बिकेगा तो ज्यादा डिलीवरी करो, इसको मना नहीं किया हुआ। भाई ज्यादा ऑर्डर करो, बोलते हैं भाई 10 डिलीवरी, मेथड ऑब्वियसली सेम रहे। डिलीवरी का कोई ताल्लुक नहीं है, डिलीवरी का ताल्लुक सेल से है, वो तो अच्छी बात है, आप जितनी डिलीवरीज करो। पेइंग अमाउंट ऑफ रिपेयर, नहीं repair, भाई रिपेयर जब का तब करना पड़ेगा, ताल्लुक नहीं है। यूजिंग आंसर होगा। प्रोवाइड सेम अमाउंट, नहीं, अगर 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहा हूं तो पहले साल 10% आरबीएम, अगले साल भी आरबीएम, आरबीएम की, लेकिन अगले साल डेप्रिसिएशन क्या होगी, चेंज, इसी साल डेप्रिसिएशन चेंज होगी, लेकिन मेरा मेथड पॉलिसी सेम, 10%, 10%, 10%, आरबीएम, आरबीएम, आरबीएम। आरबीएम मेथड ऐसा है कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट बदलेगा, लेकिन मेरा मेथड आरबीएम है, मेरी परसेंटेज 10% है, वो तो सेम रहेगी ना। तो अमाउंट सेम होना जरूरी नहीं है, अमाउंट चेंज हो, लेकिन मैथड सेम होना चाहिए। तो सेम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आपको लेके चलना है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का आंसर। नेक्स्ट लास्ट, वांटेड टू कंपेयर हिज प्रॉफिटेबिलिटी, कॉम्पिटिटर से कंपेयर करना चाहता है प्रॉफिटेबिलिटी, सही है? ये अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना चाह रहा है कि वो प्रॉफिट क्या कर रहे हैं, हम प्रॉफिट क्या कर रहे हैं। However, the completion of his financial statement was significantly delayed due to a fire in the room where the files were kept.
तो जहाँ पे फाइल्स रखी हुई थी वहां पे आग लग गई, आग लग गई तो इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइम पे कंप्लीट नहीं हुई, देर से हुई, देर से हुई तो देर से बनेगी, तो कंपैरिजन देर से होगा, लेकिन हो तो सकता है ना कंपैरिजन यार। व्हाट डज दिस डिले अफेक्ट, क्या अफेक्ट होगी इसकी? कंपेरेबिलिटी नहीं, कंपेयर तो आप 4 साल बाद भी कर सकते। 2026 में मैंने कैसा काम किया और 2026 में आपने कैसा काम किया, ये मैं 10 साल बाद भी आप देख सकता हूँ। तो कंपेरेबिलिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, देर से अकाउंट्स बनेंगे तो कंपेरेबिलिटी में फर्क नहीं पड़ सकता, कंपेरेबल तो होंगे ही होंगे कभी भी। द रेलेवेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेलेवेंस पे फर्क पड़ सकता है कि उस वक्त की इंफॉर्मेशन उस वक्त रेलेवेंट थी, मेरे अकाउंट्स देर से बने, देर से चीजें सामने आई, अब कंपैरिजन करूं तो वो रेलेवेंट है या नहीं है मेरे लिए, अब टाइम निकल तो नहीं गया उसका, लेट हो गया ऐसी। रिलायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इन्फॉर्मेशन गुम नहीं होनी चाहिए, अगर इन्फॉर्मेशन रिकवर हो गई सारी की सारी, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो रिलायबिलिटी का मसला नहीं है, रिलायबल ही है, इन्फॉर्मेशन गुम नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, अकाउंट्स बन जाएंगे तो अंडरस्टैंड तो हो ही जाएंगे ना। फायर लगना तो एक अलग बात है, अकाउंट्स पूरी इनकम स्टेटमेंट बन गई, बैलेंस शीट बन गई, जैसे बनती है वैसी बनी है, तो अंडरस्टैंड तो आप करोगे ना, नजर तो आ रहा है ना आपको। रेलेवेंस, टाइम रेलेवेंस का मसला आ जाएगा। ये आपकी 35 MCQs होगा इस पेपर की, ठीक है। फिर कल दोबारा इंशाल्लाह क्लास होगा, फिर हम और ईयरली एमसीक्यूज करेंगे, आप खुद से करेगा प्लीज, आप खुद से करेंगे तो एमसीक्यूज होंगे तो पेपर अच्छा होगा, तो आपसे सॉल्व होंगे, सिर्फ देखना नहीं है, लिख लिख के सॉल्व करेंगे तो एमसीक्यूज आएगा, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज।